नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि एक संस्मरण है फादर कामिल बुल्के के लिए लिखा हुआ, और इसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। उसका पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। संस्मरण की पंक्तियों से शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। किस्सा ज़रूरी है, इस पाठ में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको फादर के व्यक्तित्व और पाठ के एक हिस्से से जुड़ा हुआ नज़र आएगा। किस्सा ये है कि गजेंद्र नारायण सिंह, जो कि फादर कामिल बुल्के के विद्यार्थी थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, एक बार वो फादर से मिलने पहुँचे। सबसे पहली बार मिलने पहुँचे। क्या हुआ कि दरवाज़ा बंद था और उन्होंने दरवाजे पर थोड़ा नॉक करते हुए कहते हैं ना, उन्होंने कहा मे आई कम इन। अब इतना करते ही दरवाज़ा खुला और बहुत ही शांत सौम्य साधु पुरुष की आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? उन पर भागलपुरी सिल्क के चादर लपेटे हुए शांत गंभीर बैठे हुए व्यक्ति ने एक नज़र डाली और कहा, दरवाजे पर दस्तक लगाते हुए आपने किसी भाषा का व्यवहार किया। अब एक विदेशी व्यक्ति जो एकदम देसी वेशभूषा में है और वह एकदम शुद्ध हिंदी में पूछ रहा है कि आपने किसी भाषा का व्यवहार किया। अब ये सुनते ही गजेंद्र नारायण सिंह की तो हालत खराब हो गई। वो एकदम चुप खड़े रहे और नाराज़ होते हुए फादर कामिल बुल्के बोले, क्या आपकी अपनी कोई बोली नहीं है? क्या आप मैथिल हैं? क्या आप भोजपुरी जानते हैं? क्या आप हिंदी जानते हैं? आप जिस भी भाषा को जानते हो आप मुझसे उसमें बात करेंगे, अंग्रेज़ी में तो कदापि नहीं। तो यह कहीं ना कहीं फादर के व्यक्तित्व के बारे में हमें एक संकेत देती हुई घटना है। जो लेखक भी बताते हैं, फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उनकी चिंता ये थी कि हिंदी वाले ही, हिंदी भाषी ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। हम जिस भाषा में जीते हैं, जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, उस भाषा से हमें लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है। उस भाषा को हम मजबूरी में, अगर हमें मौका मिले तो उस भाषा को हम तुरंत छोड़ दें, और उसके प्रति गर्व का भाव नहीं है। उनको बहुत ही दुख होता था। वो कहीं ना कहीं उनको लगता था, बार बार वो अपनी चिंता इस तरीके से व्यक्त करते थे कि क्या होगा इस समाज का, जिसमें कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि किसी समाज और संस्कृति द्वारा अपनी भाषा को इस तरीके से उपेक्षित किया जाए। तो उनको दुख होता था। और आज भी मुझे ये कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं जिस भाषा के प्रति यहाँ के निवासियों का जो व्यवहार देखती थी वह बदला नहीं है। हिंदी से ऐसा कोई नहीं है कि फादर के वक्त में एक विदेशी आकर हिंदी से इतना प्रेम करता है, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भाषा से इतना प्रेम करता है कि उस भाषा में शोध कार्य कर रहा है, और अंग्रेज़ी हिंदी कोश भी तैयार किया उन्होंने, क्योंकि हिंदी से उनको प्रेम था। जो भी काम उन्होंने किया वो हिंदी भाषा के प्रेम में किया, यहाँ की संस्कृति के प्रेम में किया। लेकिन हमें क्या है, हमें अभी भी अपनी संस्कृति से वो लगाव नहीं है जितने कि हमें पाश्चात्य भाषा और उस भाषा के दबदबे के प्रति जो हमारा आदर है, या एक तरह से कहिए उस रोब दाब में हम रखते हैं। तो आज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। अब लेखक बता रहे हैं कि घर परिवार अपने निजी, इस पैराग्राफ में जो है, इस अनुच्छेद में लेखक जो है वह अपने निजी पारिवारिक संबंध के बारे में इशारा करते हैं। इस पूरे संस्मरण में लेखक यहीं पर जो है वह पारिवारिक आत्मीयता दिखा रहे हैं, नहीं तो पूरे फादर बुल्के के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को उभारते हैं। घर परिवार के निजी दुख और तकलीफ उसी से हमारे जुड़ते हैं ना, जो हमारा बहुत ही घरेलू हो, आत्मीय हो। हम अपने दुख उसी को कहते हैं जिससे हमारा राबता हो, इस तरह से नज़दीकी हो, जैसे फादर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो इस अनुच्छेद के बाद आप पढ़ने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि फादर और उनके बीच में गहरी आत्मीयता थी, क्योंकि अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के समय फादर के शब्दों से झरती विरल शांति, विरल, विरल का क्या अर्थ होता है? अगर आपको नहीं पता तो शब्दकोश से ढूंढेंगे, सारी बातें मैं ही नहीं बताऊंगी, कुछ चीज़ें आपको भी प्रयास करके ढूंढना पड़ेगा, तभी तो पढ़ने का मज़ा है। तो एक व्यक्तित्व का यह पक्ष भी ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि संस्मरण हम बहुत दूर रहकर भी लिख सकते हैं। संस्मरण हमने किसी को सभा गोष्ठी में लिखा है तब भी लिख सकते हैं, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिसके बारे में संस्मरण लिख रहे हैं, उनसे बहुत ही आत्मीयता थी, नज़दीकी थी, और
उनकी सांत्वना, उनका प्रेम, उनका लगाव सब मिला है। अब हम आते हैं एक अंतिम हिस्से में, जब उनकी मृत्यु हुई है। शुरुआत से ये जुड़ रहा है, मृत्यु से लिखना शुरू हुआ है, और मृत्यु में जब पता चला लेखक को और वो गए हैं, तो आपको पता है कि फादर जो हैं ईसाई थे, और ईसाई लोगों का अंतिम संस्कार जो होता है, दाह संस्कार जो होता है, वह दफना के होता है। दिल्ली में फादर की मृत्यु हुई थी, तो उनको यहाँ दफनाने की जो प्रक्रिया हुई वह यहाँ के कब्रिस्तान निकलसन कब्रिस्तान में हुई थी। तो उसी का वर्णन है कि वहाँ पर कौन कौन थे और कैसे वो आए थे। लेकिन मैं आपको एक और सूचना बता दूँ, कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों का मतलब कुछ सालों पहले, रांची से लोग प्रयास कर रहे थे, वहाँ के पादरी जो थे, वहाँ के जो ईसाई समुदाय के लोग थे, कि फादर को, उनकी कर्मस्थली रांची थी, तो वहाँ ले जाया जाए, उनके कब्र को वहाँ ले जाया जाए। उनको सफलता मिल गई, और मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले यहाँ के कब्रिस्तान से उन्हें, उनके ताबूत को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उस समय की बात है जब लेखक 82 में ये लिख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं। फादर का जो अंतिम बार देखा है, तो फादर कैसे थे कि उनकी उंगलियां सूजी हुई थी, ताबूत में थे, और कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा था, और एक उनके और परिजन राजेश्वर सिंह थे, और बाकी लोग। मृत्यु की छाया है इस अनुच्छेद पर। मैं नहीं कहूँगी कि आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हो, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो जहाँ किसी की मृत्यु हुई है वहाँ पर बहुत उदासी होती है। भले ही किसी उम्र के व्यक्ति की मृत्यु हो, लेकिन उदासी उन गलियों में, सड़कों पर, पेड़ों पर, पक्षियों तक में दिखती है। लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या बातें कर। बहुत सारे लोग जिनके परिवार हैं, जिनके घर परिवार वंश हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, उनकी भी मृत्यु में इतने लोग नहीं होते जितने फादर कामिल बुल्के, जिनकी कर्मस्थली अब रांची थी, जहाँ के ईसाई मसीही समुदाय से वो जुड़े हुए थे। लेकिन वो दिल्ली में कितने सारे लोग, जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये सारे लोग जो हैं वो हमारे लेखक हैं, हमारी हिंदी भाषा में इन्होंने काम किया है। इसमें से कुछ लोग अब नहीं हैं और कुछ लोग हैं, और मुझे खुशी है कि कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला है मुझे। तो ये सारे लोग वहाँ थे, मौजूद थे, चुपचाप सिमट आए थे, आहटों में, अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, सिमटे हुए थे। दूर सड़क चुपचाप थी, अंतिम संस्कार शुरू हुआ। तो मृत्यु का जो सन्नाटा होता है, जो शांति होती है, इस पैराग्राफ में आपको देखने मिलेगा। इस पर वहाँ से और कौन आया था? इलाहाबाद से भी उनके परिचित आए थे, जिसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का, जो कि वैज्ञानिक थे, उनके बारे में लेखक ने बताया। गैरिक वसंतधारी, गैरिक गेरुए रंग के कपड़े पहनने वाले वैज्ञानिक थे, वो भी आए थे। उन्होंने कोई बात कही, और फादर पास्कल थे। ये सब नाम जो हैं तथ्यात्मक रूप से, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे एक एक नाम के ऊपर कोई प्रश्न बनना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उपस्थित लोगों का, कुछ लोगों का जिक्र हुआ है, जिन लोगों ने उस दाह संस्कार में अपनी भूमिका निभाई है। तो आप उन लोगों के बारे में जानकारी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो सत्यप्रकाश जी ने जो बात कही, वो आप ज़रूर पढ़ेंगे कि उनका अनुकरणीय जीवन, उनका जीवन जो है वह अनुकरणीय। क्या होता है अनुकरणीय जीवन? जिसका हम अपने जीवन में, जिसको उतार सकें, जिसका अनुसरण कर सकें, जिसके पद चिन्हों पर चल सकें। तो फादर बुल्के का जीवन ऐसा था, और ये सिर्फ विनम्रता पूर्वक उनके संस्कार में कहने की बात नहीं है, यह वो यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। लेखक कहते हैं, मुझे विशेष तौर पर यह अनुच्छेद बहुत पसंद है। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा या नहीं, कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लोग परिवार, बाल बच्चे, संतान, भविष्य की चिंता क्यों करते हैं कि उनकी मृत्यु पर रोने वाला, उनके मरने के बाद उनको याद करने वाला कोई हो। इस सन्यासी ने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अब आप देखेंगे आपकी किताब में ब्रैकेट में लिखा है, नम आँखों को गिनना स्याही को फैलाना है। प्रश्न इस पे बनता है, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर की पंक्ति बता दूं कि लोग जो हैं परिवार की संरचना में इसीलिए जाते हैं, अपने बाल बच्चों को इसीलिए चाहते हैं कि जब वो नहीं रहे तो इस धरती पर उनका कोई नाम रहे।
सन्यासी हो गए, उनका तो कोई परिवार नहीं है, उनका नाम कैसे रहेगा। लेकिन देखिए, जिनके बच्चे नहीं हुए, पोते नहीं हुए, उन फादर कामिल बुल्के को आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि नाम हमारा हमारे कर्मों से रहता है, हमारे शब्दों से रहता है, हमारे चरित्र से रहता है। नाम हमारा किसी परिवार और वंश से नहीं रहता। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस सन्यासी ने भले नहीं सोचा होगा, इतनी दूर देश में, कहाँ यूरोप बेल्जियम से और कहाँ भारत के रांची में रहने वाले फादर बुल्के, कभी सोचा होगा उन्होंने? नहीं। लेखक कहता है इतने लोग थे, इतनी आंखें नम थीं, इतने लोग रो रहे थे या उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी कि उनका जिक्र करना स्याही को फैलाना है। मतलब सिर्फ पैराग्राफ बढ़ाना है कि ये आए थे, ये आए थे, ये आए थे। और कहीं ना कहीं इसमें दो बातें हैं कि उनकी आंखें नम थी, यानी उनका जिक्र होगा तो स्याही फैल जाएगी। जब हम कुछ लिखते हैं और हमारे आंसू टपक जाएं तो क्या होगा? स्याही फैल जाएगी। तो अब हम इस पाठ के अंतिम हिस्से में चले गए। अंतिम हिस्से में भी एक बहुत लंबा और सुंदर वाक्य है। जब हिंदी में वाक्य लंबे होते हैं तो उसका अर्थ विद्यार्थियों तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आखिरी वाक्य को मैं फिर बहुत अच्छे से बताऊंगी, लेकिन हम पहले शुरुआत करते हैं इस अनुच्छेद की कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। ये देवदारू का पेड़ जो सबसे ऊंचा था। यहाँ देवदारू का जिक्र नहीं है, लेकिन देवदारू का पेड़ शुरू में जो कहा गया है यहाँ पर है कि वो सबके बीच थे लेकिन सबसे ऊंचे थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, यह प्रश्न बार बार आता है। पीछे भी दिया हुआ है कि फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। तो इसको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो उनके भीतर जो मनुष्य मात्र के लिए करुणा की भावना थी वह सबके लिए थी। वो ऐसी करुणा की अगाध धारा उनके भीतर से निकल रही थी जो सबके प्रति थी, सभी मानवों के प्रति थी, संसार के प्रति थी, जीव मात्र के प्रति थी। जो मसीही समाज में, जो मसीही समुदाय में, ईसाई धर्म में जो करुणा की बात कही जाती है वो उनके भीतर से ऐसे निकलती थी कि वह सबके प्रति थी। तो उसी मानवीय करुणा के कारण इस पाठ का नाम बना है। और उसकी चमक जो थी, उनके दिव्य अलौकिक चमक उनके व्यक्तित्व में थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व सन्यासी थे, किसी से उनको राग द्वेष स्वार्थ किसी से मतलब नहीं था, इसलिए वह जो उनका मन था वह सबके लिए समान था। अब हम अंतिम पंक्ति को आप अलग अलग तोड़ के पदबंधों में देखेंगे कि जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच। अब देखिए, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं इसी के बारे में कह रही थी कि इसको तोड़ तोड़ के देखिए, यज्ञ की पवित्र आग और उस आग की आँच। यज्ञ अपने आप में पवित्र होता है, यज्ञ करते हैं और उससे देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यज्ञ के हवन से चारों तरफ वातावरण में पवित्रता और सुगंधि और शुद्धता फैलती है। ये सब मान्यताएं हैं, ये सब हमारे सांस्कृतिक मान्यताओं में से ये बातें आती हैं। तो यज्ञ की जो अग्नि है उसको पवित्र माना ही जाता है। तो फादर का व्यक्तित्व कैसा था कि यज्ञ की पवित्र, जैसे उन्होंने अपना जीवन ही यज्ञ के समान होम कर दिया। तो उनके व्यक्तित्व की जो ऊष्मा है उसको हम यहाँ पर आँच शब्द के रूप में पढ़ते हैं। तो उनके पवित्र व्यक्तित्व की जो ऊष्मा है वह आजीवन बनी रहेगी। किसके जीवन में? तो जो उनसे निकट रहे, जो उनके संपर्क में रहे, जो उनसे संबंध में रहे, जैसे लेखक या इनके मित्र, वो सारे। और लेखक अंतिम बात कहता है कि अब मैं उस पवित्र ज्योति की याद में, उनकी आत्मा एक ज्योति की तरह है जो क्या कहें, प्रकृति में मिल गई, ईश्वर में मिल गई, और उसकी याद में श्रद्धानत हूँ, उससे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वह कहीं ना कहीं अंत करते करते नतमस्तक हो जाते हैं अपने बड़े भाई समान, अपने दोस्त के समान और प्रिय फादर कामिल बुल्के से, जो उनके प्रिय होते हुए भी उनसे ऊंचे थे और महान थे। और महानता संस्मरण लेखक की इसी में है कि कहीं ना कहीं वो मानते नहीं हैं, उनका ऐसा आत्मीय घनिष्ठ संबंध है, उस संबंध के बाद भी वह एक दूरी से निरपेक्ष होकर देखने की कोशिश करते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात संस्मरण की लिखने वाले की यही लगती है कि उसका मैं नहीं आता है।
अभी तो आप बहुत छोटे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, आप बहुत सारे संस्मरण पढ़िएगा, लिखने वाला हावी हो जाता है, कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने उनको, नहीं, यहाँ मैं नहीं है, यहाँ फादर कामिल बुल्के हैं। तो यहाँ मैं एक अतिरिक्त बात आपको बता रही हूँ, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि हम ये पाठ सिर्फ परीक्षा के लिए तो पढ़ते नहीं हैं, हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि अनुकरणीय व्यक्तित्व वाले फादर बुल्के को अपने जीवन में उतार सकें और हम सीख सकें कि कैसे किसी के बारे में लिखा जाता है, कैसे अगर हम भी किसी अपने दोस्त के बारे में, अपने परिचित के बारे में, अपने अध्यापक के बारे में या किसी और के बारे में ही हम संस्मरण लिखें तो कैसा लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें तो सीखते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने मैं को निरपेक्ष, उससे दूर रखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के जाने माने कवि हैं। इनकी कविताएं आप लोगों को अपने से आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो आप भले ही 10वीं में हैं, लेकिन इनकी कविताओं को आप इंटरनेट पे या कविता कोश में ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे प्रिय कवि हैं सर्वेश्वर, क्योंकि इनकी एक कविता है तुम्हारे साथ, वो मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जगह में हुआ और बहुत दिनों तक वो इलाहाबाद में रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई और दिल्ली में उन्होंने काम किया। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, ये सब उनके रूप हैं, लेकिन जो कवि रूप है हम सब उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं वो संस्मरण है, तो गद्यकार भी वो कमाल के हैं, लेकिन उनकी गद्य की भाषा भी आप देखेंगे बहुत काव्यात्मक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कवि रूप को तरजीह देते हैं। उनकी काव्य कृतियाँ जो हैं, जो प्रसिद्ध हैं, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। और कहानी संग्रह भी है। ख़ास तौर पर एक नाटक है बकरी, जो कि मुझे जहाँ तक पता है यह आपातकाल के दौरान लिखा और बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और इसमें जो बात है वह व्यवस्था के खिलाफ और अन्याय और दमन के खिलाफ बहुत गहरी बात है। तो आपको कभी मौका लगे तो आप ढूंढ के पढ़िएगा। सर्वेश्वर की पहचान जो है वह मध्यवर्गीय जीवन के सपनों, उसकी आकांक्षा, उसके शोषण, उसके संघर्ष के बारे में बताने की है। उनकी कहानियों में, कविताओं में जो आम मध्यवर्गीय जीवन है, हम जैसे लोगों का जो जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा दिखता है। उसकी करुणा है, उनका संत्रास है, यातना है, उसकी खुशियाँ भी है, छोटी बड़ी सारी बातें हैं उनके जीवन में। अब क्या है कि यह जो पाठ है वह मूल रूप से एक संस्मरण है। तो आपको यह भी देखना होगा कि संस्मरण में लेखक ने किस निरपेक्षता का परिचय दिया है, किस तटस्थता का, और कितनी विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता तो है क्योंकि संस्मरण लेखक और संस्मरण जिसके बारे में है उन्होंने काफ़ी वक्त साथ में बिताया है, तो इसलिए यह एक कहा जाए तो बहुत भरोसेमंद संस्मरण है जिस पर हमें सहजता से यकीन करना चाहिए। और आप ढूंढेंगे भी तो फादर बुल्के के जिस हिंदी भाषा, हिंदी प्रेमी के स्वरूप को वो बताते हैं, या जन्म के बारे में बताते हैं, या सन्यासी होते हुए भी सन्यासी हैं या नहीं है उसके बारे में बताते हैं, तो अन्य जगहों पर भी ये बात मिल जाती है। तो ये काफ़ी विश्वसनीय है। अब देखिए, हम परीक्षा के कुछ चीज़ों को भी ध्यान में रखकर अभी बातें करेंगे। अब आप सबको पता है कि हमारे सामने जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वह ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। उसमें से आपके इस किताब से भी गद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुवैकल्पिक, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन तो गद्यांश पर आधारित भी आएंगे, और कभी कभी किसी भी पार्ट से ऐसे दिया हुआ प्रश्न आएगा। तो इस पाठ को पढ़कर जो आपने समझा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी और जो आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पर बनेगा। तो हम उसी अलग अलग तरह के प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रश्न अभी सैम्पल पेपर जो बना हुआ है उससे लिया हुआ है, जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? पाठ से प्रसंग लिए हुए हैं। भारत आकर पढ़ना, परिमल के सदस्यों से गहरा नाता, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग, और उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया।
तो इन चारों में से कौन सा सबसे सही उत्तर होगा, क्योंकि ये चारों पाठ के अंश हैं, प्रसंग हैं, लेकिन हिंदी प्रेम किस प्रसंग से जाहिर होता है ये आपको सोचना है, ध्यान देना है, कौन सा होगा। मुझे लगता है आप लोग ठीक पकड़े हैं, इसका उत्तर होगा चौथा। फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी। यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, इसमें से कोई भी नहीं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे पाठ को, तो उसमें है कि फादर की चिंता, यही पंक्ति ही दी हुई है कि फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की है। तो उत्तर बी होगा, राष्ट्रभाषा। तीसरा प्रश्न है, फादर को याद करना उदास शांत संगीत सुनने की तरह क्यों है। ये कहीं ना कहीं इस पाठ के प्रसंग से आपको इसका विश्लेषण मन में करके उत्तर निकालना है। फादर को याद करने से लेखक को दुख होता है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इस प्रश्न का उत्तर ये है। फादर अत्यंत शांत व्यक्ति थे, वो शांत व्यक्ति भी हैं, लेकिन क्या इस प्रश्न का ये उत्तर है। दिवंगत फादर की स्मृति शांति प्रदान करने वाले संगीत की तरह है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उत्तर है। और दिवंगत फादर को याद करते हैं लेखक अत्यंत अशांत हो जाता है। तो लेखक अशांत हो जाता है, नहीं नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। तो मुझे लगता है कि उत्तर ग होना चाहिए, जो कि हम इस प्रश्न को समझेंगे अगर तो हम रिलेट कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि दी हुई बातें जो विकल्प की होंगी वो सही होंगी, लेकिन उत्तर कौन सा है, कौन सा उत्तर सही है, इस पर ध्यान देना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस विधा की रचना है, ये तो मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता इसका उत्तर मुझे बताने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे, संस्मरण है। आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। फादर की तुलना देवदारू के वृक्ष से क्यों की गई है। वे देवदारू के समान लंबे थे, वे देवदारू के समान पर्वतीय देश के वासी थे, वे देवदारू के समान छायादार थे, वे देवदारू के समान पूजनीय थे। तो लेखक क्योंकि इस पाठ में बताता है कि वे देवदारू के समान छायादार थे, अपने स्नेह की छाया में ले लेता है। तो पूजनीय भी, अगर पूजनीय सम्मानीय हैं भी अगर फादर, लेकिन लेखक इस पाठ में जो टेक्स्ट है हमारा उसमें छायादार बताए हुए हैं, तो इसका उत्तर हमें छायादार देना होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों के प्रश्न मैंने आपसे चर्चा इसलिए की कि आप समझ सकें कि कैसे हमें इस पाठ को और इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखना और हल करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको फादर कामिल बुल्के के बारे में और जानने की इच्छा होगी, और जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया कि राज्यसभा टीवी ने इन पर एक घंटे का एपिसोड बनाया है जो बेहद उम्दा है और बहुत ही ऑथेंटिक है। तो आप YouTube पर उसे देखकर अपनी जानकारी और बढ़ाएंगे और लेखक की अन्य कविताएं, रचनाएं भी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपने इस पाठ से बहुत सीखा होगा। स्वयं भी कोई संस्मरण लिखने का एक काम करेंगे, किसी के बारे में संस्मरण लिखेंगे आप, और इस तरीके से आप भाषा का भी ज्ञान ले पाएंगे, विधा का भी ज्ञान ले पाएंगे और प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। शुक्रिया।